नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सायंकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। आंगनवाड़ी को गोद लेने के बाद वहां का हाल जानने पहुंचे कलेक्टर एवं एसपी। एडॉप्ट इन आंगनवाड़ी के लिए कलेक्टर का संदेश, सभी अपने अपने गोद लिए गए आंगनवाड़ी केंद्र का रखे ख्याल। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार एडॉप्ट इन आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत रीवा जिले की लगभग सभी आंगनवाड़ियों को एडॉप्ट कर लिया गया है। रीवा जिले में कुल 3434 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें आंगनवाड़ियों को गोद लेने वाले में प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनेता भी शामिल हैं। रीवा जिले में आंगनवाड़ियों का हाल जानने के लिए आज कलेक्टर मनोज पुष्प एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा आंगनवाड़ियों का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर एवं एसपी ने पहाड़िया स्थित रायपुर करचुलियान पहुंचकर आंगनवाड़ी में बच्चों को फल, फूल, खिलौने एवं किताबें वितरित की। साथ ही वहां मौजूद परिजनों से बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजने की अपील भी की गई। आपको बता दें कि शासन के द्वारा चलाए जा रहे आंगनवाड़ी केंद्रों की दशा को नई दिशा देने के लिए गोद लेने की मंशा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी की गई थी, जिसके बाद एक योजना के तहत आंगनवाड़ियों के गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके बाद आंगनवाड़ियों में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी का अंश। रीवा ज़िले में एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी जो योजना है, उस अभियान के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ियों को एडॉप्ट कर लिया गया है और आज पूरे ज़िले की सभी आंगनवाड़ियों में जिन लोगों ने भी इसे एडॉप्ट किया है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओ है, उन सभी लोगों ने सभी आंगनवाड़ियों को विज़िट किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि महीने में कम से कम 2 बार ऐसी विज़िट हो और इसके माध्यम से लोगों को आंगनवाड़ियों से जोड़े और आंगनवाड़ी की सुविधाओं को बेहतर करें। रीवा ज़िले के सभी जनप्रतिनिधियों को, मीडिया के लोगों को, अधिकारी कर्मचारियों को, जनप्रतिनिधियों को, एनजीओ को, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। कल तक जो लोगों के लिए थे भगवान, आज आखिर क्यों बन गए भिखारी। 42 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी पीपीई किट पहनकर अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी भीख मांग कर रहे विरोध। बड़े बड़े राजनेता जिनके चरण धोकर करते थे पूजा, वह आज झाड़ू लगाने को है मजबूर। बता दें कि जिसने भी कोरोना काल का वह समय देखा है जब अपने भी पराये बन गए थे, लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से भी घबरा रहे थे। उस समय कोरोना मरीज की सेवा करने वालों को भगवान का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज वही भगवान सड़क पर भीख मांग रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को लेकर फरियाद कर रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश सहित रीवा मेडिकल कॉलेज से कोरोना योद्धा पीपीई किट पहनकर लोगों से भीख मांगकर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी पीपीई किट में भगवान का रूप दिखते थे। दरअसल संपूर्ण मध्य प्रदेश में शासन द्वारा 8000 से अधिक अस्थायी मानव संसाधन के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जिसे जब जरूरत पड़ी शासन के द्वारा बढ़ाया गया और इनकी सेवाएं 3 महीने से बढ़ाकर 2 वर्ष तक ली गई। इसके बाद इन्हें निकाल दिया गया। निकाले गए कर्मचारियों एवं उनके सहयोगियों ने मिलकर सरकार से एक बार फिर मांग की है कि उन्हें पुनः संविदा पर रखा जाए। इन कर्मचारियों का कहना है कि वह उस समय अपना स्वयं का रोजगार छोड़कर देश हित में मानव सेवा करने के लिए शासन के आह्वान पर सेवा देने आए थे और इस दौरान उन्होंने अपनों को भी खोया है। महामारी के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर और नियमित स्टाफ जब छुट्टी लेकर बैठ गए थे, तब वह अस्थायी कोविड स्टाफ व कर्मचारियों के बिना 12-12 घंटे तक दिन में ड्यूटी करते रहे। आज अपनी इन्हीं मांगों को लेकर सभी ऐसे कर्मचारी मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने निकले हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जिस दिन उन्हें उनका अधिकार मिल गया, उस दिन 10,000 लोग एक साथ रक्तदान करेंगे। वह देश हित के लिए मृत्यु पश्चात अपना देह दान भी करेंगे। सड़क पर झाड़ू लगा रहे एवं भीख मांग रहे पीपीई किट में निकले कर्मचारियों को देखकर एक बार फिर कोरोना काल के उस महामारी की याद लोगों में ताज़ा हो गई और लोग आज उन्हीं को भीख दे रहे हैं, जिन्हें कल वह भगवान के रूप में देख रहे थे। प्रस्तुत है अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों से प्राप्त जानकारी का अंश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज चौधरी। क्या काम करते हैं यहाँ पे? हम लैब टेक्नीशियन में यहाँ अस्थायी रूप से कोविड में काम कर रहे थे पिछले 2 वर्षों से निरंतर। फिर भी हम लोगों को सरकार ने पहले 4 वर्ष आई, फिर उसके बाद अब 2 साल जब बीतने लगा तो बाहर कर दिया गया। लैब टेक्नीशियन हम लोग मेडिकल कॉलेज जिला रीवा में पदस्थ हैं और हमारे हर एक
पूरे ज़िले के अंदर फीवर क्लिनिक में समस्त लैब टेक्नीशियन और आयुष डॉक्टर और स्टाफ नर्स जो कि पदस्थ हैं, जिसमें कि हम लोग बिना अवकाश लिए पिछले 2 वर्षों से 20 अप्रैल 2020 से हम लोग निरंतर कार्यरत हैं, जिसमें कि किसी भी प्रकार का हमें कभी कोई अवकाश नहीं मिला। दूसरी लहर आप लोग भी जानते हैं, डेल्टा प्लस ऐसी लहर आई जिसने कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया, कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था। तब हम लोगों ने कमान संभाली और देशभक्ति की भावना रखते हुए हम लोग निरंतर कार्यरत करते रह गए, लेकिन किसी भी प्रकार का शासन ने वित्तीय हवाला देके हम लोगों को एनएचएम से एक लेटर आता है और 31 मार्च को हम लोगों को बाहर कर दिया जाता है, जिसमें कि हम लोग वित्त मंत्री जगदीश जी से मिले हैं भोपाल में। उनने आश्वस्त किया है कि हमारे पास कोई वित्तीय कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले, उनने कहा कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष जी से मिले, उनने हमें आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत गया है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे जो रीवा की हमारी टेस्टिंग लैब है, ये मध्य प्रदेश में दूसरी इंदौर के बाद सबसे ज़्यादा सैंपल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, जिसमें कि आज के डेट पे हम बात करें तो 6 लाख से भी ज़्यादा कोरोना सैंपल्स की यहाँ पे जाँच हो चुकी है, जिसमें कि मुख्यमंत्री द्वारा जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अनावरण किया गया, तब यहाँ के लैब टेक्नीशियन को प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मान भी दिया गया। लेकिन अभी तक यहाँ के मेडिकल कॉलेज के डीन साहब से हम लोग मिले, लेकिन वो कहते हैं आप हमारे कर्मचारी ही नहीं हो, हम आपके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं जानते। हम कई बार मेडिकल कॉलेज तो हम मांग करते हैं या तो एनएचएम के द्वारा पूरा किया जाए, या तो मेडिकल कॉलेज डीन जैसे कि डॉक्टरों की यहाँ पे भर्ती की जाती है स्वशासी समिति के अंतर्गत, तो हम लोगों को भी उसी स्वशासी समिति के अंतर्गत नियमित किया जाए। हमारी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी तनख्वाह केवल 3 डॉक्टरों की होती है, उसमें हमारा पूरे स्टाफ को सैलरी दी जा सकती है। लेकिन वित्त मंत्री जी जब कहते हैं कोई भी वित्तीय सहायता वित्त की कमी नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज डीन के द्वारा ये कहा जाता है कि हफ्ते का जो भी अंतराल हुआ आपका, तो उसमें क्या सैलरी नहीं मिल रही है आपको? अभी इसमें हम लोगों को निकाल दिया गया है, किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं मिल रही है 1 हफ्ते से। लेटर देकर निकाला गया? कोई भी लेटर हमें शासन से अभी प्राप्त नहीं हुआ है। निकालने के लिए तो लेटर दिया गया है ना? निकालने के लिए दिया गया। जी जी, हाँ, क्या आपको नहीं दिखाया गया था कि जब उसमें हमें दिखाया गया था। पहले हमारी नियुक्ति शुरू में 3 महीनों के लिए 90 दिन के लिए की गई, फिर उसको 90 दिन ही एक्सटेंड किया गया, फिर ऐसे 90 दिन करके बढ़ा के आज हमें 2 वर्ष पूर्ण हो गए। तो क्या ये उचित है? क्या हमसे 2 वर्ष कार्य करा लिया गया, और यदि वो नियुक्ति पत्र नया था तो फिर नए कर्मचारियों की पुनः भर्ती क्यों नहीं की गई? हमें को क्यों एक्सटेंशन दिया गया? आज आप लोग ये कटोरा लेकर के निकले हैं, इसका क्या बताना क्या चाहते हैं? हम सरकार को यहाँ से एनएचएम की डॉक्टर प्रियंका दास जो मैडम है, एनएचएम मध्य प्रदेश की डायरेक्टर हैं, उनको ये पैसे अपने चंदा से इकट्ठा करके हम वहाँ पहुँचाएंगे, जिससे उनकी नींद खुले और हम सभी साथीगण का जो हैं 8 से 10 हज़ार, इनको हम लोगों को नियमित करने का कार्य करने का कृपा करें। कितने लोग हैं आप लोग ऐसे? हम लोग अभी यहाँ पे लगभग 50 की संख्या में, रीवा में 100 की संख्या में हम लोग रीवा इकाई में हैं। आज ये रैली कहाँ से कहाँ तक ज्ञापन? आज ये रैली हमारी पूरी शिल्पी प्लाजा होते हुए हम लोग कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन देंगे, हम लोग कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन देंगे, और पहले भी ऐसे ज्ञापन हम बहुत दे चुके हैं। सीएम साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मामा जी बिल्कुल भी कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है हम लोगों के बारे में। हम लोग आवेदन देने गए, जहां की सीएम साहब से मिलने की कोशिश की है हम लोग वात्सल्य हॉस्पिटल के पास, लेकिन वहां पे आईपीएस एक ऑफिसर थे, एसडीएम सिरमौर थे, उनने हमें झूठ बोल के हम लोगों को चौराहा हवाई पट्टी भेज दिया गया, जबकि मामा जी कहीं और से ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रस्थान कर गए, जिससे कि हम अपनी बात मामा जी तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन उनको सारी चीज़ें पता है, इसके बावजूद भी वो किसी भी तरह का कोरोना योद्धाओं के बीच बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम लिखते हैं? अरविंद चतुर्वेदी, किस पद पे? लैब टेक्नीशियन, मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब। युवक की मौत के बाद परिजनों ने किया चक्काजाम। बता दें कि जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रीवा गड्डी मार्ग स्थित सिपुरवर के समीप बाइक सवार को बोलेरो की ठोकर लग जाने के कारण हुई मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया है।
बता दें कि इस चक्काजाम की घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और अज्ञात वाहन चालकों के विरुद्ध मामला दर्ज कराकर उसकी तलाश शुरू कर दी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक शिवपुरवा नंबर 1 निवासी राम सुरेंद्र कुशवाहा कल दोपहर तकरीबन 2 बजे अपनी बाइक से रीवा से गांव की ओर जा रहे थे और घर से महज 200 मीटर पहले अज्ञात वाहन की ठोकर लग जाने के कारण घायल हो गए थे, जिसके बाद उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल में लाया था, जबकि अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया था। शव का पीएम करार शाम को परिजन अपने घर ले गए थे और आज सुबह शव को सिपुरवर में लाकर बीच सड़क पर रख दिया और गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाते हुए हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। मौके पर मौजूद शिवपुरवा चौकी प्रभारी सुशील सिंह ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है और वाहन सहित चालक की तलाश की जा रही है। परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार के ऐसे साक्ष्य सामने नहीं आए। बता दें कि मौके पर सीएसपी एसएन प्रसाद की समझाइश के बाद परिजनों ने शव को सड़क से हटा लिया है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार। सर सिपुरवा में आज जाम किसी निर्मित हो गई थी, क्या है सर पूरा मामला? कल दोपहर में एक एक्सीडेंट हुआ है। एक व्यक्ति के द्वारा देखा गया कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इसमें पुलिस की सूचना दी, शिवपुरवा गोविंदगढ़ थाने के पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो जो व्यक्ति पड़ा हुआ था मृत अवस्था में था। बाद में उसकी जो पहचान हुई थी वो राम नरचंद कुशवाहा के नाम से हुई थी। शिवपुरवा का ही रहने वाला था। लगभग उसके घर से 400-500 मीटर की दूरी पर एक्सीडेंट की घटना घटित हुई। सर तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक्सीडेंट के तहत प्रथम पंजीबद्ध कर लिया और मामले में विवेचना में लिया गया था। पीएम कराया गया। पीएम कराने के बाद घर परिवार को जब बॉडी सपोर्ट कर दी गई तो सुबह घर परिवार के लोगों को कुछ शंकाएँ हुई। उस शंका के आधार पर उनको ऐसा लग रहा था कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसका एक्सीडेंट किया गया। उनको कोई गाड़ी के बारे में जानकारी लगी कि वो गाड़ी बनने गई है। उन शंकाओं के आधार पर परिजनों ने जाम लगा दिया था उस रोड पर। पुलिस ने जाके मौके पर समझाया, सीएसपी साहब भी गए, तहसीलदार भी गए। उन लोगों के द्वारा मौके पर समझाया गया। घर परिवार के लोगों को जो बताया गया कि अफसर टीम इस मामले की अलग से जांच कर रही है और बाकी भी तथ्य देखे जा रहे हैं। अगर इस घटना में किसी का कोई हाथ होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने जाम खोल दिया था और रजिस्टर हो गया था। पुलिस द्वारा प्रकरण को पंजीबद्ध कर लिया गया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है साक्ष्यों से और साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी। राजनिवास रेप कांड मामले पर आरोपी बनाए गए 2 रसूखदार नेताओं की जमानत याचिका हुई खारिज। फरार चल रहे 2 अन्य आरोपी भी हुए गिरफ्तार। बता दें कि रीवा के राजनिवास भवन में हुई दुष्कर्म की घटना में दोषी बनाए गए 2 नेता संजय त्रिपाठी और सह आरोपी अंशुल मिश्रा की जमानत याचिका को जिला न्यायालय ने नामंजूर कर दिया है, जिसके बाद आरोपी पक्ष के वकील ने हाई कोर्ट जाने की दलील दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी संजय त्रिपाठी पर पूर्व में कई मामले दर्ज हैं, जिसकी वजह से जिला न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है। वहीं मामले पर घटना में शामिल फरार चल रहे 2 अन्य आरोपी मोनू मिश्रा और पप्पू शुक्ला को भी आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा के राजनिवास भवन में हुई बहुचर्चित रेप कांड में आज नया मोड़ सामने आया, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को ये कहकर उनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया कि पूर्व में उनके ऊपर कई मामले थाने में दर्ज हैं, जिसके बाद आरोपी पक्ष के वकील ने हाई कोर्ट जाने की दलील दी है। बताया जा रहा है कि घटना में मुख्य आरोपी महंत सीताराम के मददगार के तौर पर गिरफ्तार हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी और सह आरोपी अंशुल मिश्रा के द्वारा न्यायालय में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उनकी जमानत को नामंजूर करते हुए ये फैसला लिया है। प्रस्तुत है लोक अभियोजक रविंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। पॉक्सो न्यायालय में जो संत सीताराम के संबंध में एफआईआर सिविल लाइन थाने में रीवा में दर्ज हुई है, उसमें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि संजय त्रिपाठी और अंशुल मिश्रा भी उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट में दोषी पाए गए थे। इसलिए उनको पकड़ करके पुलिस ने उनका जुडिशियल रिमांड लिया था, जिसके संबंध में संजय त्रिपाठी और अंशुल मिश्रा के संबंध में उनके एडवोकेट के द्वारा बेल एप्लीकेशन परसों मूव की गई थी, जिसकी सुनवाई होना आज थी। पुलिस के द्वारा जो केस डायरी पेश की गई और उनके द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया, उसमें ये बताया गया है कि संजय त्रिपाठी और अंशुल मिश्रा के द्वारा उक्त मामले में जो मेन एक्यूज्ड हैं संत सीताराम और विनोद पांडे, उनके साथ कंस्पायर्ड करके, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ, और उनका इंटेंशनली उसमें सहयोग करते हुए मुख्य घटना को अंजाम दिया गया था, जो संत सीताराम के द्वारा
28/3/2022 को की गई थी। एक नाबालिग लड़की के साथ जो बलात्कार की घटना की गई थी, उसमें अभी पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार ये पाया गया है कि इनकी भी उतनी सहभागिता है। इसलिए माननीय न्यायालय ने आज संजय त्रिपाठी और अंशुल मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसमें एक चीज़ और पाया गया कि संजय त्रिपाठी के कुछ बहुत सारे पुराने आपराधिक मामले थे और पुलिस के प्रतिवेदन में ये बताया गया कि एक मर्डर के मामले में उन संजय त्रिपाठी को कन्विक्ट किया गया था, जिसमें वो बेल आउट थे और बेल पे रहते हुए या उनके द्वारा ये उतना ही संगीन और गंभीर दोबारा अपराध किया गया। माननीय न्यायालय ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संजय त्रिपाठी और अंशुल मिश्रा की जमानत को खारिज किया। सीधी में हुए पत्रकारों के साथ अभद्रता करने वाले पुलिस पर सख्त कार्रवाई की उठी मांग। बता दें कि शिवसेना के द्वारा आज एडीजी रीवा कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है। सीधी में पत्रकार एवं उनके सहयोगियों के साथ पुलिस थाने में की गई बर्बरता एवं अभद्रता के विरोध में शिवसेना के द्वारा एडीजी को ज्ञापन सौंपा गया है। शिवसेना के द्वारा मांग की गई है कि पत्रकार के साथ अभद्रता करने के बाद उनकी अर्धनग्न अवस्था में फोटो वायरल करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाए या फिर उन्हें बर्खास्त किया जाए। बता दें कि शिवसेना के जिला प्रमुख श्री कृष्ण गुप्ता ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पत्रकारों के साथ की गई इस बदसलूकी से पुलिस की गंदी मानसिकता एवं कार्यशैली प्रदर्शित होती है। ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन कोई नियमित दंड नहीं है, बल्कि शिवसेना पार्टी ऐसे जिम्मेदारों आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग कर रही है। बता दें कि सीधी जिले में 2 दिन पूर्व हुई इस घटना में कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। माना जा रहा है कि 2 राजनेताओं की चटुकारिता के चलते इस पूरी घटना को थाने में अंजाम दिया गया है। वहीं इस मामले में 2 थाना प्रभारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। तत्काल इसकी जांच एडिशनल एसपी सीधी को सौंपी गई है। प्रस्तुत है शिवसेना के जिला प्रमुख श्री कृष्ण गुप्ता एवं एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव से प्राप्त जानकारी के अंश। के नाम ज्ञापन और क्या मांगे रहती है? अभी विगत दिनों सीधी जिले में थाने में हमारे पत्रकार बंधु लोकतंत्र की चौथे स्तंभ माने जाते हैं पत्रकार उत्कर्ष तिवारी जी के साथ में मारपीट की गई और मारपीट के अलावा जो उनके साथ अंदर मारपीट करने के बाद उनके पूरे कपड़े उतरवा लिए गए। कपड़े उतरवाने के पश्चात उनकी अर्धनग्न फ़ोटो जो पूरे वायरल की गई, वो एक घिनौना कृत्य और बहुत ही निंदनीय कृत्य माना जाता है और ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि शिवराज प्रशासन ने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते उनको निलंबन का आदेश दिया है, निलंबित किया है, किंतु इस तरह के कृत्य के लिए निलंबन की कार्रवाई पर्याप्त नहीं मानी जाती है। इनको बर्खास्त किया जाए या इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण करके न्यायालयीन कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह कोई घटनाएं न हो सकें। शुभ नाम? श्री कृष्ण गुप्त डॉक्टर, शिवसेना जिला इकाई रीवा। सर, ये एक सीधी में मामला सामने आया है जहाँ पर लॉकअप पे कुछ लोगों को उनको अर्धनग्न हालत पे रखा गया। क्या पूरा मामला है और अब तक क्या इसमें निकल कर सामने आया? ये मैटर है 2 अप्रैल की है। इसमें एक आदमी जो है अनुराग मिश्रा के नाम पे एक फर्जी आईडी बना के, उनका ओरिजिनल नाम था नीरज कुंजर, और फर्जी फेसबुक आईडी बना के अश्लील बातें और फर्जी बातें लिख रहा था ट्विटर फेसबुक पे। वो भी हमारे विधायक के बच्चे जो है उनके खिलाफ लिख रहा था। तो उसमें उनको नीरज कुंजर को अरेस्ट किया गया था और उनके सपोर्ट में है जो है ये एक कनिष्ठ तिवारी है, धरना प्रदर्शन कर रहा था रात में थाने के सामने। तो ये नाराबाजी कर रहा था सरकार के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो हम उसमें प्रिवेंटिव अरेस्ट किए। प्रिवेंटिव अरेस्ट करके हम उसको रात में एज पर प्रोसीजर लॉकअप में डाल दिया। इसका प्रोसीजर ये है कि लॉकअप में भेजने से पहले हम उसमें पहले से है कि इसमें हम लोग पैंट शर्ट निकाल के भेजते हैं पूरी शर्ट। ये हमारा प्रोसीजर है ताकि सुसाइड कमिट ना करे, कोई ऐसी भी हरकत ना करे। तो ये इस तरह में कोई वीडियो वायरल हो, इसमें विधिवत कार्रवाई की गई, इसमें कोई वैधानिक कार्रवाई कुछ भी नहीं किया। पुलिस की छवि को धूमिल करने के लिए कहीं ना कहीं वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं, क्या मानना है आपका? नहीं, कोई तो विधिवत कार्रवाई की है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें जांच भी कर रहे हैं हम इसमें। आज की खबरों में बस इतना ही।
कल हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।